नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजधानी लाइव में। बात करते हैं पहली खबर का। शराब के बाद अब बीजेपी ने दूषित पानी को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना से जांच की मांग की है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सीवर संशोधन संयंत्रों की जांच के लिए एलजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि जहरीले और गंदे पानी वितरण के खिलाफ बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सीवर संशोधन संयंत्रों का बीजेपी ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरा भी करेगी। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के 26 सीवर संशोधन संयंत्रों में से कई संयंत्र तक मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जिससे दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा की आशंका जताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़े हैं। राजीव, पहले शराब तो अब गंदे पानी को लेकर सियासत तेज हो गई दिल्ली में, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आबकारी नीति को लेकर भाजपा जो थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उसके अंदर बड़ा घोटाला किया गया है। उसके बाद में उसकी सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए गए उपराज्यपाल के द्वारा, मगर कहीं ना कहीं वो जो जो आरोप था वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ही लगता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है लगातार कहीं ना कहीं आबकारी नीति को लेकर ये कहा गया कि इसमें जो चलते फाइल पर मोहर लगाई थी वो एलजी ने लगाई थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आए। और उसके बाद में सीबीआई जांच के लिए कहीं ना कहीं भाजपा मना करती हुई नजर आई। अब दोबारा से कहीं ना कहीं एक और जांच के लिए भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं दूषित पानी के लिए दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर एक जांच कमेटी की कहीं ना कहीं रिपोर्ट के लिए कह सकते हैं उपराज्यपाल को पत्र लिखा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। और लगातार कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के जो अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वो दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी एक प्रेस वार्ता की गई जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा गया जिसके अंदर दूषित पानी को लेकर जांच के लिए कहीं ना कहीं आदेश दिए गए हैं। और इसकी सच्चाई क्या है वो ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर जाकर दिल्ली प्रदेश के जो आदेश गुप्ता है या फिर भाजपा के जो नेता है वो कहीं ना कहीं हर इलाके से दूषित पानी के सैंपल उठाएगी और उसको डीपीसीसी के अंदर भेजा जाएगा और लगातार उसकी जांच की जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं उसके कोशिश की जाएगी कि किन किन इलाकों के अंदर दूषित पानी आ रहा है, सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो बार बार यही कहती नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। और पानी की बात करें तो पानी दिल्ली के अंदर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को साफ पानी मिल सके। मगर कुछ इलाकों के अंदर जिस तरीके से ये दूषित पानी की घटनाएं जरूर देखने को मिल रही है, उसके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, अगर देखा जाए तो आदेश गुप्ता ने कोई गलत तो नहीं किया है, क्योंकि जो पानी सबकी जरूरत है और पानी से कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार घिरती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जब 2014 के अंदर जब आम आदमी पार्टी आई थी, लगातार बड़े बड़े वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल के द्वारा, मनीष सिसोदिया के द्वारा, और यह भी कहा गया था दिल्ली के अंदर फ्री पानी और फ्री बिजली दी जाएगी। पानी जरूर फ्री दिया जा रहा है, मगर वो पानी जो है वो काफी इलाकों के अंदर ऐसा आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है, यानी कि सीधे सीधे कहे तो इस्तेमाल करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बदबू आती है, सीवर का पानी मिक्स होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पानी जो है वो बाहर से खरीदना पड़ता है। यानी कि आप सोचिए, अगर एक 50 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है तो सारे दिन में एक परिवार के अंदर कम से कम 2 बोतलें लगेंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका गुजारा होगा। मगर बात करें पीने के पानी की, ये तो जरूर खरीदने के लिए हो गया, मगर कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के लिए नहाने धोने के लिए या फिर कहीं कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से गंदा पानी से इस्तेमाल किया जाता है या फिर बाहर से जो टैंकर आते हैं उनसे खरीदा जाता है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो बार बार यही कह रही है कि हम दिल्ली के अंदर बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं खोली हुई है, हर जगह पे मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है, और यहाँ पर जिस तरीके से पानी
पानी फ्री दिया जा रहा है, पानी फ्री जरूर दिया जा रहा है, मगर काफी इलाके ऐसे हैं, आज भी दिल्ली सरकार को भी पता है इसके अंदर जी कि काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और जो इस्तेमाल करने का पानी है वो भी कहीं ना कहीं मजबूरन खरीदना पड़ता है। जी जी। राजीव, अगर जो आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, अगर पानी से अगर बीमारियां फैलने लगी तो क्या मोहल्ला क्लिनिक के जरिए रोक पाएंगे? सरकार को कहीं ना कहीं इस पे कोई बड़ी रणनीति तैयार करनी चाहिए कि जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार बार जी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मोहल्ला क्लिनिक को एक रोल मॉडल के तौर पर रखती है, और रोल मॉडल के तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें पानी की, तो पानी जिस तरीके से काफी इलाकों के अंदर, रोहिणी की बात करें, भवाना की बात करें, या फिर कहें कंजावला की बात करें, यहाँ पर ये कच्चे इलाके हैं जिनकी जगह पर पानी की जो समस्या है वो आए तीसरे दिन देखने को मिलती है। मगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी नबी करीम जैसे इलाके के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के विधायक या फिर मंत्री कहे उनका ही इलाका है, बल्ले मारान के इलाका है, वहां पर भी नबी करीम जैसे इलाके के अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों को पानी जो है वो पीने का पानी जो है वो खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आती है, और आए तीसरे दिन बीमारी की जो परिस्थिति है वो बनती है। मगर मोहल्ला क्लिनिक जो है वो रोल मॉडल के तौर पर जरूर रखा जा रहा है, मगर जब पानी ही दूषित आएगा, लोग बाग उस पानी को पिएंगे और उसके बाद में मोहल्ला क्लिनिक में जाकर अगर इलाज चलाते हैं, तो सोचिए दिल्ली सरकार को कुछ और रणनीति बनानी चाहिए ताकि पानी साफ मिले, लोगों को बीमारियां अपने आप 50% वैसे ही कम हो जाएंगी, और 50% मोहल्ला क्लिनिक जो है वो इलाज कर फिर लोगों को स्वस्थ करेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पानी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, जी उससे तो कहीं ना कहीं जनता का समाधान जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में, और दिल्ली सरकार कब तक इस समाधान का निवारण करेगी ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, ये दिल्ली में पानी की समस्या कोई पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी जब छठ का पर्व होता है तो कई सारी शिकायतें आती हैं कि जो यमुना नदी है उसमें झाग आ जाता है, गंदगी आ जाती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया है? क्योंकि वही समस्या अभी भी बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है सरकार फेल नजर आ रही है इस पर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से यमुना की बात करें, साफ सफाई की बात जी करें, छठ की बात करें, जब छठ पे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार छठ मनाने से मना कर देती है कि उसके अंदर पानी में पानी खराब है, आप नहीं जा सकते, या फिर कहीं झाग कई बार देखने को मिले, जी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो हर साल एक टेंडर पास करती है, एक फंड पास किया जाता है, जो यमुना के अंदर जो दूषित पानी है या फिर साफ सफाई है उसके लिए कहीं ना कहीं खर्च किया जाता है। मगर वो पैसा कहां जाता है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर इसी को लेकर भाजपा भी जब दिल्ली के अंदर मौजूद थी और बार बार भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते थे, मनोज तिवारी जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे तो तब भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि हर साल जो इतना बड़ा टेंडर जो दिया जाता है साफ सफाई के लिए, बिल्कुल पैसे खर्च राजीव, राजीव एक किए बहुत जाते बड़ी हैं, बात कही आपने। वो कहां राजीव, जाते हैं? जी राजीव एक बहुत बड़ी बात कही कि जो पैसा खर्च किया जाता है आखिर वो जाता कहाँ है पैसा? क्योंकि जो पानी को साफ करने के जो संयंत्र होते हैं वो भी कुछ खराब पड़े हैं। अगर टेंडर निकाला जाता है तो उसका पैसा जाता कहाँ आखिर? एक बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर करें यमुना की साफ सफाई की, तो साफ सफाई के लिए लगातार इन्होंने अधिकारी लगा रखे हैं, यहाँ तक कि साफ सफाई के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं। मोटा कसते बढ़ाने के लिए टेंडर पास किया जाता है, जिसके अंदर साफ सफाई के लेकर लगातार खर्च करने की बात की जाती है। हजारों करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। मगर जब यमुना के अंदर ही जब पानी जो दूषित होगा, तो सोचिए जो नल के अंदर या फिर कहें घरों तक जो पानी पहुंचता है वो दूषित ही पहुंचने वाला है। मगर बात करें सीवर लाइन की, तो सीवर लाइन की द्वारा भी कहीं ना कहीं और गंदगी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा बीमारियां बन जाती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो लगातार सिर्फ कागजों के अंदर प्रयास करती हुई नजर आ रही है, मगर धरातल की बात करें, धरातल पर ना तो यमुना को सफाई की जा रही है, और जब पैसा खर्च किया जाता है वो कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, जो सीवर लाइन का पानी मिक्स होता है उसके लिए भी दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सीवर लाइन जो है वो भी दिल्ली सरकार के हाथ में आती है, और उसकी जो देखभाल है वो भी दिल्ली सरकार के हाथ में। मगर दिल्ली सरकार सिर्फ कागजों के अंदर काम कर रही है, और इसी को लेकर भाजपा जो है वो अब धरातल पर यानी कि जमीनी हकीकत में उतरेगी, और वहां पर हर इलाके के अंदर एक पानी के सैंपल लिए जाएंगे, जिसको कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास भेजे जाएंगे, उसके बाद में राज्यपाल से फिर जांच कराने की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस देखने को मिल रही है और 15 अगस्त को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस की ओर से सर्च अभियान भी समय समय पर चलाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड की बात करें तो काफ़ी संख्या में पैसेंजर यहाँ पहुँचते हैं, तो इसको लेकर पुलिस की ओर से यहाँ आने जाने वाले पैसेंजर की न सिर्फ चेकिंग की जा रही बल्कि उन्हें आग्रह भी किया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगे तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें। 15 अगस्त को लेकर अगर मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आप बड़ी बारीकी से चेक कर रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं, सवारियों का सामान चेक कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति पर नजर आ रहा है। तो ये सभी लोगों को समझाया गया, बताया गया, तो दुकानदारों को बताया गया कि कोई लावारिस सामान मिलता है उसके बारे में हमें तुरंत बताया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित जुड़ गए हैं। अमित, चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि जो 15 अगस्त का जो त्योहार है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें 15 अगस्त को देखिए लगातार चंडीगढ़ में चेकिंग की जा रही है। लगातार हर एक पहलू, हर एक पॉइंट जहां पे हम कह सकते हैं कोई भी घटना हो सकती है, वहां पर सुरक्षा या तो बढ़ा दी गई है या वहां पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। हम रेलवे स्टेशन से बात करते हैं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बीफ अप कर दी गई है। पूरे एरिया को अगर हम कहें कोर्डन ऑफ रखा हुआ है और नॉर्मल यात्री जो आ जा रहे हैं उनकी भी जांच प्रॉपर्ली की जा रही है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे जो बस स्टैंड है, जो दूसरा सबसे एक्टिव एरिया होता है किसी भी शहर का, वहां पर भी सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर हम कहेंगे चंडीगढ़ के जितने भी बड़े एरियाज हैं, जैसे लांटे मॉल हो गया, सेक्टर 17 प्लाजा हो गया, वहां पे एक एक बार या तो मॉक ड्रिल्स या सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। तो अपनी तरफ से चंडीगढ़ पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है और कोशिश कर रही है कि हर एक जगह का एक बार एटलीस्ट हम मुआयना कर ले कि अगर कोई कदम उठाना पड़े तो हम उसके लिए रेडी रहे। तो इसी चक्कर में हम देख सकते हैं कि जहां पर भी कोई भी हाई इंटेंसिटी या फिर हम कहेंगे हाई क्राउड एरिया है, वहां पर पुलिस ने अपनी या तो फोर्स बढ़ा दी है, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करके अपनी तैयारी पूरी करके रखी हुई है। जी अमित, जो सुरक्षा के दायरे रखे गए हैं वहां पर, तो किस प्रकार से रखे गए हैं ताकि लोगों को, जो बस स्टैंड की बात करें तो वहां पर काफी लोग आते जाते रहते हैं, तो उनको भी चेकिंग के दौरान कोई समस्या ना हो, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए संदीप, अगर बात करें तो जो बस स्टैंड है हमारे चंडीगढ़ में, दो बस स्टैंड है, एक 17 बस स्टैंड है, एक 43 बस स्टैंड है। दोनों बस स्टैंड से पहले तो ये सुनिश्चित किया गया पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है कि टेम्परेरी तौर पे जब तक 15 अगस्त है तब तक के लिए वहां पे पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। हर एक अगर हम कहें कि जो आउट इन एंड आउट स्टेशन है, यहाँ से बसेस होती है, वहां पर एक पुलिस फोर्स तैनात की गई है जो लगातार वहां पे गश्त लगा रहे हैं। जी हाँ, लगातार जो पुलिस है वहां पे मूव कर रही है, एक जगह स्टिल नहीं है कि अगर कहीं पे कोई अननोन बैग है या जिस बैग का कोई पता नहीं है तो उसको चेक किया जा रहा है। लोगों को बार बार अवेयर किया जा रहा है, जो वहां पे दुकानदार है उनको अवेयर किया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति नजर आता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें, किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई ना बरते, कि जितना जल्दी हो सके पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि वो जल्द से जल्द कार्रवाई कर सके। तो इसी चीज को लेकर पूरा राउंड आउट प्रोसेस चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितना भी हो सके चंडीगढ़ की सिक्योरिटी बीफ अप रखी जाए। इसके अलावा अगर बस स्टैंड की हम बात ना करें तो इसके अलावा चंडीगढ़ के और भी हिस्सों में बार बार चेकिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन में भी अगर हम कह सकते हैं पुलिस को पूरी तरह से तैनात किया गया, फोर्स उधर बढ़ा दी गई है। इनके अलावा अगर हम कहें कि जो चंडीगढ़ के होटल्स हैं वहां पर भी स्पेशली एक अगर हम कहें कि मुआयना किया गया है, होटल के ओनर्स को, मैनेजर्स को अवेयर कराया गया, उनसे बकायदा डिटेल्स ली गई है कि आपके होटल्स में कौन कौन स्टे कर रहा है, कहां से आया है, कोई अननोन व्यक्ति तो नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फुल बुक तरीके से तैयारी की जा रही है कि चंडीगढ़ में किसी तरह का भी कोई भी अनहोनी ना हो। जी अमित, एक बात आपने कही थी कि पुलिस प्रशासन ने अपील की है जो आसपास के लोग हैं, जो यात्री हैं, वह पुलिस का सहयोग करें, तो क्या यात्रियों और जो आसपास के दुकानदार या लोग हैं, क्या उनका सहयोग पुलिस को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ काफी पीसफुल शहर है, अगर हम कहें कि चंडीगढ़ के लोग काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है, अगर हम बात करें पुलिस से बात करने की या हेल्प करने की तो उसमें वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम कहेंगे पुलिस के द्वारा जिस तरीके से अवेयर किया जा रहा है तो उसका लोग पूरी तरह फायदा उठाते हैं और इस बात का ध्यान वो खुद के लिए भी रखते हैं कि क्या उनके आसपास कोई अननोन व्यक्ति तो नहीं है जो संदिग्ध
लग रहा है, या फिर कहीं पे कोई बैग या कोई अननोन या फिर हम कहेंगे चीज ऐसी जिसके बारे में जिसका कोई मालिक नहीं है, वो तो नहीं पड़ा हो, तो इससे लोग खुद भी सेफ रहते हैं और आसपास के लोगों को भी सेफ रखते हैं। तो कॉपरेशन अगर हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अगर हम कहेंगे जो आसपास के ओनर्स हैं या फिर हम कहेंगे जिन दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव नजर आए हैं। जी अमित, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या सिर्फ चंडीगढ़ में सिर्फ पंजाब पुलिस को लगाया गया है या फिर कोई केंद्रीय पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर? देखिए चंडीगढ़ पुलिस के चंडीगढ़ की अपने पुलिस है, पंजाब पुलिस आज सच हम कहेंगे कि नहीं है। पंजाब पुलिस जहाँ पे पंजाब से रिलेटेड सिक्योरिटी है वहीं पर ही होती है। अगर हम बात करें केंद्र पुलिस सेंट्रल फोर्सेस की, तो वो हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरीट की जो मेन एरियाज है वहां पे आधारित है। मेन अगर हम बात करें चंडीगढ़ में, सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस अपनी तरफ से हर एक निगरानी रख रही है और वो सफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। चलिए अमित, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित। राजधानी लाइव में खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं मुंबई की खबर का। मुंबई कांदिवली पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास सांसद गोपाल शेट्टी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार से समय ही प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन उद्धव सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। करीब 1.5 साल के अथक प्रयास के बाद सिंधे बीजेपी की सरकार आते ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को स्थापित करने की परमिशन मिल गई है और आज ये कार्य पूरा होने जा रहा है। अटल जी की संपूर्ण आकृति वाली प्रतिमा के साथ मुंबई दहिसर चेक नाका से कांदिवली पूर्व तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। ये पुतला 15 फुट ऊंचा है। इसे बनने में करीब 1.5 साल का समय लगा है। अटल जी की पुण्यतिथि पर 16 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस पुतले का अनावरण किया जाएगा। किया है ये पुतले का परमिशन हमको 1 साल के पहले गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के परमिशन हमारे पास थे, उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी। मैं आपकी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कम समय में उन्होंने हमको परमिशन दिया है। अभी हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के जगह पर लेके जाएंगे, जिससे हम स्थापना करेंगे और 16 तारीख को अटल जी की पुण्यतिथि है, उस दिन इसका लोकार्पण का कार्यक्रम सवेरे 9 बजे हम करेंगे। इस काम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सारे नगर सेवक, सारे पार्टी के पदाधिकारियों का योगदान है और हम आज संकल्प लेते हैं कि अटल जी ने जिस प्रकार का जीवन जिया है देश के लिए और लोगों के लिए, इसी प्रकार का जीवन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जीने का संकल्प आज हम ये प्रतिमा को यहाँ से उठाने के पहले करते हैं। ये आज प्रतिमा लग जाएगी, 16 तारीख को इसका लोकार्पण होगा, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। जैसा आपने कहा कि संघर्ष मैं करता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन हक भंग प्रस्ताव मूव किया है, उसकी नोटिस आ गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सारे जो अधिकारी IAS ऑफिसर जिन्होंने इसमें विलंब किया है, वो प्रोसेस आगे होगा। लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमने ये भी ऐलान किया था कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम प्रतिमा की स्थापना नहीं करेंगे। लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी अभी मंत्री भी बने हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप मूर्ति प्रतिमा का स्थापना कर दो, उसके आगे की जो भी लड़ाई है वो हम सरकार के माध्यम से हम लड़ेंगे। इसलिए मैंने उनका सम्मान करते हुए उत्तर मुंबई के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम मूर्ति का स्थापना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 13, 14 और 15 अपने घरों पर हर घर तिरंगा इसकी घोषणा की। सारा देश बड़े उत्साह से, घर घर पर तो तिरंगा, गाड़ियों पर तिरंगा, रिक्शा पर तिरंगा, कुछ लोग हाथ में तिरंगा लेकर चलते भी आप देखा होंगे। ऐसे समय में हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्र वीर सावरकर, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ऐसी प्रतिमाओं का प्रतिस्थापना
उत्तर मुंबई में किया। उनके माध्यम से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो 32 एकड़ का भूखंड है, जिस पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने और शिवसेना ने, उद्धव गट ने बुरी नजर रखी थी, वहां पर अटल जी की प्रतिमा स्थापित करने का मंजूर करवाया। केंद्र सरकार से सारी मंजूरियां ली, लेकिन कुछ कारणों से वो अभी तक हुआ नहीं शक्य, जिनका उल्लेख माननीय सांसद जी ने अपने वक्तव्य में कहा है। आज बड़ी प्रसन्नता है हम सभी के लिए कि हमारे राष्ट्र पुरुष और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा उत्तर मुंबई में लग रही है। आने वाले सैकड़ों सालों तक ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन राजनीति के प्रति, समाज के प्रति प्रेरित होने वाले, काम करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रेरणा देने का स्थान बनेगी। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई में हर एक राष्ट्र पुरुष का उन्होंने हर जगह उनकी प्रतिमा लगाई है। उनका हर साल उनके तिथि के ऊपर उनके यहाँ हम लोग उनके आदरांजलि व्यक्त करते हैं। ऐसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के इसमें और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपको बता दें सत्यप्रकाश, जो जानकारी मिल रही मुंबई से कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, यह वह प्रतिमा है जो काफी प्रयास किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गिरते इस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल संदीप जी, देखिए करीब 1.5 साल के अथक प्रयत्न के बाद सांसद गोपाल शेट्टी को यह सफलता हासिल हुई। हालांकि अटल बिहारी की प्रतिमा को कल दहिसर से लेकर मुंबई तक शोभा यात्रा निकालकर उन्हें यहाँ लाया गया और उन्हें स्थापित कर दिया गया, लेकिन उनके पुण्यतिथि 16 अगस्त को इसकी अनावरण जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार करेगी। इस दौरान तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन जिस तरह से करीब 1.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद सांसद गोपाल शेट्टी को यह सफलता मिली है, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को लगाने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने परमिशन क्यों नहीं दिया। सांसद गोपाल शेट्टी ने इस पूरे मामले में यह भी कहा कि लड़ाई अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें उन्हें भी सबक सिखाना है जिन्होंने भारत रत्न की गरिमा को समझा ही नहीं। तो सीधे तौर पर महाराष्ट्र के जो पहले के आईएएस अधिकारी थे उनके ऊपर यह गाज गिरने वाली है। और सीधे तौर पर सांसद जी ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें नोटिस भी दी जा चुकी है कि आप कारण बताओ कि आपने अटल जी की प्रतिमा को लगाने की परमिशन क्यों नहीं दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सियासत जो है बिल्कुल गरमाने वाली है, लेकिन अटल जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। अब 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर इसका अनावरण बड़े भव्य तरीके से किया जाएगा। फिलहाल इस प्रांगण में मैं मौजूद है, तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में यह जाना जाएगा। जी सत्यप्रकाश, आपने बात की कि एक आईएएस अधिकारी है, उन पर भी गाज गिर सकती है। जो आईएएस अधिकारी है उनका क्या रोल था इसमें न लगवाने में? बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी सरकार के समय में जो चीफ सेक्रेटरी थे, एक तो वो है, दूसरा म्युनिसिपल कमिश्नर जो थे वो है, तीसरा कलेक्टर, ये तीनों लोगों ने मिलकर प्रतिमा लगाने की परमिशन नहीं दी। हालांकि इनके पीछे का किसका हाथ था यह जानकारी अभी नहीं है, लेकिन सांसद जी ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अभी मामला शांत नहीं हुआ है, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि लड़ाई इस बात की है कि आखिरकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को लगाने की परमिशन क्यों नहीं दी गई, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे की राजनीति क्या थी। सत्यप्रकाश, एक बात आपने कही कि बीजेपी नेताओं का, कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम शांत नहीं बैठेंगे, तो वह क्या कदम उठा सकते हैं? क्या महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर कोई एक्शन करवा सकते हैं, या जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे उन पर कोई एक्शन हो सकता है? कैसे क्या कदम उठाएंगे वो? बिल्कुल, देखिए संदीप जी, कल हमारी बात सांसद जी से हो रही थी कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे भाजपा कार्यकर्ता कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से उन तीनों आईएएस अधिकारियों को नोटिस भी दिया जा चुका है, जिसका जवाब उन्हें 15 दिन के अंदर देना है। अगर वो 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मामला यहाँ भाजपा का नहीं है, यहाँ मामला है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गरिमा को अगर कोई नहीं समझता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अडिग है।
सत्य प्रकाश, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से आपने कहा सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ बात है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर महाविकास अघाड़ी राजनीति जो कर रही थी वो ऐसा क्यों कर रही थी, जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल जहां अटल जी की प्रतिमा का अनावरण होना था वहां जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। ऐसे में शिवसेना, महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी ये चाहती थी कि यहाँ पर अगर अटल जी का प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जाता है तो उनके वोट बैंक को काफी असर होगा। तो बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति के चलते अटल जी की प्रतिमा को यहाँ अनावरण करने की परमिशन नहीं दी गई। हालांकि सांसद जी चाहते तो अटल जी की प्रतिमा पहले भी लगा सकते थे, लेकिन उनका सीधे तौर पे यह कहना था कि अटल जी की सभी बातें निर्विरोध थी, तो किसी भी विरोध को लेकर वह कोई प्रतिमा नहीं लगाएंगे। इस वजह से वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार बढ़ी वो परमिशन मिल गया और नतीजा यह हुआ कि अटल जी की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई है। अब 16 अगस्त को इनका अनावरण भी किया जाएगा, वो भी भव्य तरीके से, जिसमें खुद प्रधान देश के राज्य के मुख्यमंत्री और उप डिप्टी सीएम के साथ तमाम सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। जी सत्य प्रकाश, एक बात आपने कही कि जहां प्रतिमा लगना था वहां बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन जब बीजेपी का वर्चस्व है और लेकिन महाराष्ट्र में इससे पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रतिमा लगवा दी जाती तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान होता इससे वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात तो सही है कि एक देश के इतने बड़े नेता की अगर प्रतिमा लगाई जा रही है, वो भी भारत रत्न जिसमें मिला हुआ है, उसे अगर प्रतिमा लगाई जा रही है तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तीनों दलों को साथ देना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया कि अगर सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों अगर यह प्रतिमा लग जाती है तो वोट बैंक को काफी असर हो जाएगा। इसलिए एक जिद के चलते और एक वोट बैंक के चलते यह निर्णय नहीं दिया गया। आखिरकार सरकार बदलते निर्णय मिला और प्रतिमा भी लग गई, तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा तमाचा महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तीनों दलों के लिए है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये बड़ा कदम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सांसद गोपाल शेट्टी की तरफ से। सत्य प्रकाश, जिस प्रकार से देखा जाए तो जो वाद विवाद चलता रहता है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसको लेकर बयानबाजी भी होती है। तो जब बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी वह नहीं चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगे, तो इसकी तरफ से कोई महाविकास अघाड़ी के कोई नेता या किसी सांसद या किसी प्रतिनिधि के द्वारा कोई बयान जारी हुआ इसको लेकर? कोई बिल्कुल नहीं। देखिए 1.5 साल का लंबा वक्त बीत गया, लेकिन जब भी सवाल पत्रकारों ने पूछा किसी भी नेता ने इस पर जवाब नहीं दिया कि यह निर्णय जो है प्रशासन का है। प्रशासन को यही सरकार के लोग जो है दबाते थे और उन्हें काम नहीं करने देते थे। हालांकि सांसद जी ने इस बीच जो है यह भी एक बड़ी घोषणा की थी कि जब तक अटल जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो जाता तब तक वो सार्वजनिक तौर पर किसी से भी सत्कार स्वीकार नहीं करेंगे। कई मंच पे हमने देखा भी कि उन्होंने सत्कार लेने से सीधा मना कर दिया। उन्होंने एक संकल्प लिया था जब तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो जाता तब तक वह सत्कार नहीं लेंगे। कल जिस तरह से उन्होंने घोषणा की कि हमने अब अटल जी की प्रतिमा लगा दिया है, लेकिन लड़ाई एक खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि हमें उन्हें भी सबक सिखाना है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को गरिमा को समझने में भूल की है, जिन्होंने भारत रत्न की गरिमा को समझने में गलती की है, उन्हें सबक सिखाए बिना वह शांत नहीं बैठने वाले। सत्य प्रकाश, तो क्या माना जाए कि जो शिंदे सरकार जो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगवा रही है, इससे कहीं ना कहीं महाविकास महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, क्या उनको गहरी चोट मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम जो घटक थे उनके लिए बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि जिस जिद को सांसद जी ने ठाना था वह जिद अब पूरी हो गई है। हालांकि अब वक्त है उन्हें सबक सिखाना का, जिन्होंने अटल जी की प्रतिमा को लगाने का परमिशन नहीं दिया और इसके अलावा जिन लोगों ने इसका विरोध किया है उसको भी सबक सिखाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी बने में सरकार, एक नाथ शिंदे की सरकार देने की तैयारी में है। सांसद जी ने कल बताया भी कि उन्हें नोटिस भी दी जा चुकी है वो तीनों आईएएस अधिकारियों को, जो लोगों ने परमिशन देने से इनकार किया था। अब इस बीच में परमिशन नहीं देने का कारण क्या है उसका खुलासा तब होगा जब इन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है। अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें सरकार को अवगत कराएंगे कि हमने क्यों नहीं दिया, इसमें किसकी गलती थी, किसके दबाव में वह काम नहीं कर रहे थे। सत्य प्रकाश, आपने जो आईएएस अधिकारी की बात की थी, तो क्या जो आईएएस अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उनके अलावा क्या किसी नेताओं से भी पूछताछ हो सकती है, किसी इस मामले में जुड़े नेताओं से? बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर आईएएस अधिकारी कहते हैं कि हमें तो परमिशन देने के लिए मना किया गया था,
तो सवाल खड़ा होता कि आखिर किसने मना किया गया था। तो अगर किसी का भी नाम आता है तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। यह मामला केंद्र सरकार से अब जुड़ गया है, यह मामला अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ गया है, तो इस पर सवाल जरूर होगा और आने वाले समय में उन तमाम लोगों को जवाब भी देना होगा जिन लोगों ने अटल जी की प्रतिमा को लगाने का विरोध किया था। सत्य प्रकाश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुंबई में अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगना है। ये प्रतिमा की मंजूरी लेने के लिए बीजेपी ने 1.5 साल से प्रयास किया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया था और उसको मना कर दिया गया था। लेकिन सियासी घमासान के बीच जैसे ही महाविकास अघाड़ी की सरकार वहां से खत्म हुई और शिंदे ग्रुप ने सरकार बनाई है, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी हो गया है और यह कार्यक्रम आपको बता दें कि मुंबई में ही किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 332 पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ कैबिनेट ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी और राज्य के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन खिलाड़ी करने का निर्णय लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गई हैं। टीना, जयराम सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जो पिछले कल की कैबिनेट हुई है उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में 76 जो मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको विकसित करने को जो मंजूरी प्रदान की गई है। जो ये वेलनेस सेंटर्स है इनमें जो स्टाफ नर्स है उनके जो 152 पद है और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को भी सृजित कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको भरा जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि जो वेलनेस सेंटर्स है, हेल्थ सेंटर्स, इनकी काफी समय से डिमांड चली आ रही थी। काफी जगह ये खुल भी चुके हैं लेकिन उसमें नहीं थे। तो और इसके अलावा जो है इसके अलावा भी कई बड़े फैसले कर लिए गए हैं। जैसे स्कूलों में जो कांगड़ा है, कुल्लू है और ऊना है, वहाँ पे कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे साइंस की क्लासेस शुरू होनी है और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने को कल मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये 11th और 12th के लिए मंजूरी दी गई है और इनमें जो 7 लेक्चरर्स लगने हैं उनके लिए भी जो अनुबंध आधार पर है वो मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में आपने बताया कि बढ़ोतरी की गई है और जो इसके अलावा जो कुल्लू का जो बंजार हॉस्पिटल है उसमें भी जो 100 बिस्तर की क्षमता है वो उसको जो है वहाँ पे 100 बिस्तर की जो क्षमता वाला जो हॉस्पिटल है उसको वहाँ पे करोनित करने का फैसला जो है कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा वहाँ पे जो 35 पद भी विभिन्न श्रेणियों में भरे जाएंगे। इसके अलावा जो है कांगड़ा में है और सोलन में, कांगड़ा के डाडासीबा में और सोलन के पट्टा में बीडीओ के जो नए ऑफिसर वो खुल रहे हैं। आपको संदीप मैं बताऊं कि जो कैबिनेट है वो पिछले 2 दिन पहले भी हुई थी और आज भी हुई है, पिछले कल जो है शनिवार को हुई है। ऐसे में जो आधिकारिक सूत्रों की माने तो हिमाचल की जो भाजपा सरकार है वो चुनावी मोड में जा चुकी है और ऐसे में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़े फैसले किए थे और जो घोषणा उन्होंने की है उनको जो अमली जामा है वो पहनाने के लिए जो अब कैबिनेट है वो हर 7 और 15 दिन में या 7 दिन बाद या 10 दिनों के अंदर या 15 दिन के अंदर की जाएगी और जो घोषणा है मुख्यमंत्री की उनको जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। ऐसे में जो है हिमाचल में जो विभिन्न जो पद हैं उनको जो बड़े लेवल पर जो नियुक्तियां हैं, जो रिक्त पद है उनको भरने की जो मंजूरी कैबिनेट के थ्रू मिलेगी और इससे जो है
जो लोग हैं उनको काफी हद तक जो है राहत मिलेगी इन चीजों में। टीना जी, एक जानकारी आपसे और चाहेंगे कि जो राज्य में निर्वाचन पदों पर जो भर्ती होनी थी 10 पदों पर, उसको भी अनुबंध के आधार पर भरने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसमें भी जो कानून को के 10 पद है उनको अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय जो है प्रदेश सरकार ने दिया है। तो इसमें जो है अभी तक जो ये पद खाली चले हुए थे इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भरने का जो पिछले कल जो है कैबिनेट ने निर्णय दिया है। तो इसके अलावा भी कई बड़े फैसले कैबिनेट में, जैसे किन्नौर है, किन्नौर में जो पूरी तहसील है वहाँ के लोगों को जो पटवार वृत्त है वो स्कूलों में खुलेगा, और बिलासपुर में भी जो सदर तहसील है वहाँ सिकरोह में जो है पटवार वृत्त सृजित करने का भी फैसला जो है पिछले कल जो कैबिनेट ने लिया। इसके अलावा जो मंडी जिले की कचोट तहसील है वहाँ भी केलोधार है एक जगह, वहाँ पे भी कानून को सृजित करने को जो स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ऐसे में जो छोटी छोटी जगह कैबिनेट के फैसलों में उनको वहाँ पे जो कानून जो वृत्त है या जो ये पटवार वृत्त है वो खोलने से जो लोगों को राहत मिली, क्योंकि ये ऐसी ऐसी डिमांड थी जो काफी लंबे समय से लंबित चल रही थी, और जो लोग हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान थे क्योंकि काफी दूरी पर उनको अपने काम करवाने के लिए जाना पड़ रहा। तो ऐसे में जो कैबिनेट ये जो छोटे छोटे फैसले लिए है इससे जो स्थानीय लोग उनको काफी जो हद तक है वो बड़ी राहत मिलने की मिलेगी। टीना जी, शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जयराम सरकार ने जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? क्या अगर विज्ञान की जो कक्षाएं वहाँ स्कूलों में शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं देखा है शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार आएगा? इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि जो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 12th के बाद 11th और 12th के लिए जो बच्चे हैं उनको काफी दूर जाना पड़ता था अपनी पढ़ाई के लिए, और ऐसे में जो बच्चे हैं उनके पास चॉइस भी नहीं रहती थी कि वो आगे सब्जेक्ट 11th और 12th में क्या रखें। तो ऐसे में जो है जो ये बड़ा फैसला कल इसमें भी लिया गया है। कांगड़ा का जो ज्वाली है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली या सोलधा में विज्ञान की कक्षाएं नॉन मेडिकल भी यहाँ पे शुरू होगा, और इसके अलावा अमनी और श्लोकपुर में कॉमर्स की क्लासेस शुरू होगी, और यही इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के जो 11 पद है उनको सृजित कर भरने की भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा कुल्लू में है, कुल्लू की जो मनाली विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी जो गौशाल है, जगतपुर, लाखन, इन 3 जगहों पे जो है कॉमर्स की क्लासेस शुरू होंगी। और मैंने पहले इससे बताया था लेक्चरर्स के यहाँ पे जो 7 पद है उनको सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा उन्ना है, उन्ना का जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तक है, तक में भी जो है कॉमर्स की क्लासेस शुरू होंगी, और यहाँ पे 3 जो पद है वो भरने का जो निर्णय है वो कैबिनेट ने लिया है। टीना जी, जानकारी आपसे एक और चाहेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जो सेब के बागवान हैं वह अभी आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, क्या उनको फायदा देने के लिए कोई कदम उठाया गया इस बैठक में? नहीं, क्योंकि जो बागवानों के साथ जो बैठक होनी थी उसको लेकर जो मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि वो जो वार्ता हुई थी बागवानों के साथ वो विफल रही, और बागवानों ने फिर से जो है 17 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। उन्होंने 15 अगस्त तक का टाइम दिया है कि अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे। तो ऐसे में सरकार से उम्मीद थी कि कैबिनेट में कोई घोषणा हो सकती है, बागवानों के लिए कोई बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखने में आया कि बागवानों के लिए कोई यहाँ पे कोई बात नहीं सरकार ने कही है। सिर्फ मुख्य सचिव की जो अध्यक्षता में जो कमेटी हुई है उनको कहा था कि आप बागवानों के साथ बैठक करें और जो भी मांग मानने लायक है वो उनको माने, ताकि जो बागवान है उनको राहत मिले और वो सड़कों पे ना उतरे। लेकिन बागवानों का कहना था कि जो सरकार जो हमारी मांगे मानती है वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में जो है जो 16 अगस्त को जो पूरे जो शिमला है, जो खेत बहुत इलाका है, वहाँ से जो बागवान है वो शिमला पहुंचेंगे और एक बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। और 17 अगस्त को जो बागवान है उन्होंने जेल भरो आंदोलन जो चेतावनी है वो सरकार को दी है, और 17 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन अगर सरकार 15 अगस्त तक कोई राहत या 15 अगस्त को कोई बड़ी घोषणा नहीं करती है बागवानों के लिए, तो ऐसे में जो 17 अगस्त से उसको जो बागवान है वो बड़े पैमाने पर आप महाप्रदर्शन कह सकते हैं, वो सड़कों पर आपको बागवान हिमाचल के दिखेंगे। टीना जी, जानकारी चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो जयराम सरकार ने कदम उठाया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कदम उठाया गया है जमीनी स्तर पर कब तक उतर पाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि सरकार भी ये समझती है कि
जो चुनावी मोड़ है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो है कभी लगातार जो कैबिनेट का जो बैठकों का दौर है, क्योंकि वो 1 महीने बाद होता था, ऐसे में आप देखेंगे कि हर 7 दिन बाद, हर 15 दिन बाद जो हिमाचल सरकार है वो कैबिनेट बुला रही है। तो ऐसे में सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य है कि जो उनकी जो घोषणा है वो अमली जामा उनको पहनाया जाए, धरातल पर वो उतर सके, ताकि लोगों को ये लगे कि ये सिर्फ घोषणाएं नहीं थी, ये सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको अपने कार्यकाल में पूरा भी किया है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है उसमें कई बड़ी घोषणाएं की है। हालांकि जो एमएचएम के जो कुछ लोग हैं वो सरकार से नाराज चल रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक करने का, जो हड़ताल करने का जो फैसला है वो लिया है। तो ऐसे में सरकार के पास एक चुनौती हम कह सकते हैं कि चुनौती भी है कि हर वर्ग को खुश करना और हर वर्ग को साथ लेके चलना, ऐसे में एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। क्योंकि जब कैबिनेट होती है और प्रदेश सरकार की कोई बड़ी बैठक होती है तो कई वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्मीद होती है कि हमें कोई राहत मिलेगी, हमारे लिए कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा टीना जी आपने। हिमाचल में जो जयराम सरकार है उसके पास कई चुनौतियां भी हैं काम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार पर हावी होता रहता है। इन सबके बीच काम करना इतना आसान नहीं होता है। धन्यवाद टीना जानकारी देने के लिए आपका। राजधानी लाइव में खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 अगस्त यानी आज राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक नरैया तालाब, महाराज बंध तालाब और खोखो तालाब में आने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। सीएम बघेल इस कार्यक्रम के साथ राजधानी रायपुर में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के DKS अस्पताल के, आपको बता दें कि इलाज के में आने वाले मरीजों के 45.50 लाख रुपए की लागत से निर्मित आश्रय भवन दाई कोरा का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शाम करीब 5 बजे से रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 3 कार्यों का लोकार्पण और 4 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक जुड़ गई हैं। स्वाति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रायपुर में जो पानी की समस्या है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने जो सीवेज का ट्रीटमेंट है इसको लेकर प्लांट की जो है भूमि पूजन भी कर दिया। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी संदीप, देखिए लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे काम जो है वो प्रदेश में किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में रायपुर में भी आज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। राजधानी रायपुर में आज आजादी की पूर्व संध्या पर बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो सीएम साहब के द्वारा संपादित किए जाएंगे, जिसमें ये ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें, इसके बाद अगर देखें तो DKS अस्पताल जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, प्रदेश का बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर दाई कोरा नामक जो आश्रय स्थल है उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो वहीं पर ग्रंथालय के तृतीय तल मतलब वो लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर पे सेमिनार हॉल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दानी स्कूल जो स्टेट का सबसे बड़ा गर्ल्स इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, वहाँ पर बोर्डिंग की भी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर कुछ भवन निर्माण और बाकी सारी चीजें हुई हैं, तो वहाँ पर भी वो लोकार्पण और बाकी सारी चीजों को संपादित करेंगे। तो वहीं अगर आज के उनके कार्यक्रम की हम बात करें तो शाम 4 बजे शंकर नगर के शासकीय केंद्रीय ग्रंथालय में अतिरिक्त भवन के निर्माण में भूमि पूजन करेंगे। शाम 4:55 पर सिटी कोतवाली परिसर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। कालीबाड़ी चौक में दानी स्कूल पे भी नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। गुहातला विवेकानंद सरोवर में आयोजित खेल मैदान में जल आयोग में भी लोकार्पण का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। वहीं
जा रही है तालाब, क्योंकि रायपुर को पहले तालाबों का भी शहर कहा जाता था, ऐतिहासिक शहर है ये तालाबों के दृष्टिकोण से। स्वाति जानकारी और चाहेंगे, स्वाति जी आपको रोकना चाहेंगे, जानकारी और चाहेंगे आपसे कि जो डीकेएस अस्पताल में जो आश्रय भवन दाई कोरा का लोकार्पण किया जाएगा, इससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा इसका? देखिए, ये दाई कोरा जो है संदीप, ये बेसिकली एक आश्रय स्थल है। जो परिजन आते हैं इलाज कराने के लिए मरीजों के साथ, उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए इसका निर्माण कराया गया है। और ये शासकीय निर्माण नहीं है, ये है भरतलाल वर्मा एवं गायत्री वर्मा जो परिवार है, उन्होंने अपने पुत्री और पुत्र के स्वर्गवास उपरांत उनके लिए, उनके याद में ये भवन का निर्माण करवाया गया है। ये 12 बिस्तरीय भवन है, जहाँ पे 6 बिस्तर जो है वो पुरुषों के लिए, तो वहीं 6 बिस्तर जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसका जो पूरा जो बनवाने का बजट था, ये सारी चीजें जो है वो भरत वर्मा और गायत्री वर्मा जी के द्वारा जो है ये यहाँ पर वहन किया गया है। तो ये सरकारी कामों में एक योगदान के रूप में ये आश्रय भवन जो दाई कोरा है उसका किया गया है। तो उसी का लोकार्पण जो है वो आज सीएम साहब के द्वारा किया जाना है। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं से, बिल्कुल स्वाति सही कहा आपने, इससे कहीं ना कहीं जनता को एक अच्छा खासा लाभ मिलेगा। धन्यवाद स्वाति जानकारी देने के लिए आपका। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 255 नए मरीज मिले हैं, जबकि 234 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ एक्टिव केसों की संख्या 1227 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 9.30 है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से लेकर अभी तक प्रदेश में 1,01,090 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 95,954 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 94.92% है। वहीं इस साल अब तक 308 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 107 कोरोना के नए केस मिले हैं। वहीं हरिद्वार में 11, नैनीताल में 50 कोरोना के मरीज मिले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी रुके हैं। तारिक, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखा जाए तो कोरोना का कहर बढ़ता भी नजर आ रहा है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी ठीक ठाक है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना फिर दोबारा डराने लगा है। मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो उत्तराखंड में 255 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और मैं अगर वैक्सीनेशन की बात करूं तो यहाँ पर लगातार लोगों के वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अगर मैं बीते दिन की बात करूं तो यहाँ पर 24,454 लोगों के वैक्सीनेशन लगाई गई है। और कुल अभी 86,38,922 लोग फुल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले रक्षाबंधन का त्योहार था, लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कोरोना में भी जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर जो है मरीज कोरोना के मिल रहे हैं और मौत भी लगातार हो रही है। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए, तारिक आपने बात कही कि जो कोरोना वैक्सीन है वो भी लग चुकी है, उसके बाद मरीज बढ़ रहे हैं। तो क्या जो प्रिकॉशंस डोज है उसकी जो लगवाने की जो संख्या है, क्या वो कुछ वृद्धि नहीं हुई है? लोग प्रिकॉशंस डोज नहीं ले रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि जो प्रिकॉशंस डोज ले सकते हैं वो लगवा लें। बात बता दूं कि यहाँ पर जो है लगातार वैक्सीनेशन को, यही सरकार का प्रयास है कि जो भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है उसे भी सब लोग लगवा लें। लेकिन मैं पहली डोज की आपको बात बताना चाहूंगा। पहली डोज 90,87,170 लोगों ने लगवाई है। तो लगातार सरकार का यही कोशिश है, सरकार की स्वास्थ्य विभाग की, कि तमाम लोग जो है बूस्टर डोज भी लगवा लें। अभी मैं आपको बता दूं कि दूसरी वैक्सीनेशन भी अभी कुछ लोगों ने नहीं लगवाई है। तो कोशिश यही है सरकार की कि वैक्सीनेशन लगा ले। अगर मैं आपको जिलेवार आंकड़ों की बात करूं तो देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। इसके देहरादून में पिछले 24 घंटों में 107 कोरोना केस मिले। चाहेंगे, आपने बहुत सही कहा कि जो देहरादून में केसों की संख्या है कोरोना के वो भी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इसको देखते हुए क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी की गई जिससे लोगों को बचाया जा सके? बिल्कुल,
मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य सचिव जो आज राजेश कुमार हैं वो लगातार दौरों पर हैं। यहाँ पर लगातार वो कैंप लगा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन लग सके। इसके अलावा अन्य जिलों में भी भ्रमण लगातार वो कर रहे हैं। तो कल भी 2 दिवसीय दौरे पर चमोली से आज राजेश कुमार उन्होंने वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया ताकि वहाँ पर लोगों को कोई असुविधा ना हो सके। और डॉक्टर लगातार इसी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाई जा सके। जी चलिए, तारिक अंसारी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तारिक। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।